प्राचीन भारत की पुण्यभूमि पर, जहां क्षिप्रा की पावन धाराएं कल कल करती बहती थीं, एक नगरी थी जो अपने गौरव, ज्ञान और समृद्धि के लिए तीनों लोकों में विख्यात थी, उज्जयिनी। यह कोई साधारण नगर नहीं था, बल्कि एक जीवंत स्वप्न था, जहां की गलियां स्वर्ण धूलि से पट्टी थीं और जहां की हवा में वेदों के मंत्रों, काव्यों की मधुरता और शास्त्रीय संगीत की दिव्य गूंज घुली हुई थी। प्रभात की किरणें जब उज्जयिनी के भव्य प्रासादों पर पड़तीं, तो रत्न जटित शिखरों को ऐसे चमका देती थीं, मानो स्वयं इंद्र का ऐरावत यहां विश्राम कर रहा हो। उज्जयिनी सिर्फ पत्थरों और ईंटों से बनी संरचना नहीं थी, वह एक सभ्यता का हृदय थी, एक संस्कृति का गढ़। यहाँ के बाजार दूर दराज के देशों से आए व्यापारियों से गुलजार रहते थे। चीन से रेशम, रोम से स्वर्ण मुद्राएं और अफ्रीका से बहुमूल्य मसाले यहाँ के व्यापारिक रिश्तों की गाथा कहते थे। कारीगरों की दुकानों से धातुओं को गढ़ने की, मिट्टी को आकार देने की और सुंदर वस्त्रों पर बारीक कढ़ाई करने की मधुर ध्वनियां आती थीं। हर मोड़ पर कोई कथाकार अपनी लोक कथाएं सुनाता, कोई गायक अपने मधुर कंठ से रिझाता और कोई नर्तकी अपने नृत्यों से मन मोह लेती। उज्जयिनी की हवा में एक ऐसी स्फूर्ति थी जो हर किसी को अपनी ओर आकर्षित करती थी, चाहे वह ज्ञान का प्यासा विद्यार्थी हो, व्यापार का लोभी सौदागर हो या शांति की तलाश में भटकता साधु। यहाँ हर किसी के लिए स्थान था, हर किसी के लिए अवसर था। इस नगरी के शीर्ष पर एक ऐसे सम्राट का शासन था जिसकी यशोगाथा युगों युगों तक गाई जाती रही। सम्राट विक्रमादित्य। वे केवल एक विजेता या शासक नहीं थे, वे धर्म के पालक थे, ज्ञान के संरक्षक थे और न्याय के प्रतीक थे। उनकी भुजाओं में अदम्य शक्ति थी, उनका हृदय प्रजा के लिए करुणा से भरा था और उनकी बुद्धि सूर्य के प्रकाश सी प्रखर थी। वे राजसी वस्त्रों में भी उतने ही साधारण और सहज प्रतीत होते थे जितने कि एक सामान्य नागरिक। उनका सिंहासन राजसी भव्यता से सुसज्जित था, परंतु उस पर बैठने वाले सम्राट का व्यक्तित्व उसकी चमक से कहीं अधिक दीप्तिमान था। वे सिर्फ राज्य पर शासन नहीं करते थे, बल्कि प्रजा के दिलों पर राज करते थे। उनका हर निर्णय प्रजा के हित में होता और उनकी दूरदृष्टि ने उज्जयिनी को अभूतपूर्व ऊंचाइयों तक पहुंचाया था। विक्रमादित्य का मानना था कि एक साम्राज्य की सच्ची शक्ति उसकी सेना या खजाने में नहीं, बल्कि उसके ज्ञानियों और विद्वानों में निहित होती है। उनका स्वप्न एक ऐसे भारत का निर्माण करना था जहां ज्ञान की कोई सीमा न हो, जहां हर प्रकार की कला और विज्ञान को समुचित सम्मान मिले और जहां न्याय की कसौटी पर हर निर्णय खरा उतरे। इसी स्वप्न को साकार करने के लिए उन्होंने एक अद्वितीय संकल्प लिया, अपने दरबार को भारत के सबसे तेज दिमागों 9 ऐसे रत्नों से सुसज्जित करना जो अपनी अपनी विधाओं में अद्वितीय थे। ये थे उनके अमर नवरत्न। ये सिर्फ एक शाही परंपरा नहीं थी, बल्कि एक ऐसी दूरदर्शी नीति थी जिसने ज्ञान और प्रतिभा को सर्वोच्च स्थान दिया। यह कल्पना मात्र नहीं थी, बल्कि एक सुविचारित योजना थी। सम्राट विक्रमादित्य ने वर्षों तक भारतवर्ष के कोने कोने से ऐसे असाधारण प्रतिभावान व्यक्तियों की खोज करवाई। उनके दूत दूर दराज के आश्रमों, गुरुकुलों, राजधानियों और पर्वतों की कंदराओं तक पहुंचे, जहां ज्ञान की लौ मंद मंद जल रही थी। वे ऐसे हीरों को ढूंढ रहे थे जो अपनी प्रतिभा से देश और काल की सीमाओं को लांघ सकें। उन्होंने उन सभी विद्वानों को सम्मानपूर्वक आमंत्रित किया जो न केवल अपने क्षेत्र में माहिर थे, बल्कि जिनकी सोच में नवाचार था और जिनके हृदय में राष्ट्र और समाज के प्रति सेवा का भाव था। और धीरे धीरे उनके दरबार में वे 9 रत्न एकत्रित हुए जिन्होंने भारतीय इतिहास को एक नई दिशा दी। इनमें सबसे प्रमुख थे कवि कुलगुरु कालिदास, जिनकी वाणी से काव्य ऐसे फूटता था जैसे सावन की पहली वर्षा से धरती पर नवजीवन आता है। वे न केवल शब्दों के जादूगर थे, बल्कि मानवीय भावनाओं के गहन अध्येता भी थे। उनके नाटकों में प्रेम, त्याग, कर्तव्य और प्रकृति का ऐसा सजीव चित्रण होता था कि दर्शक स्वयं को उन्हीं पात्रों में ढला हुआ पाते थे। अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूत, कुमार संभवम और रघुवंशम जैसी उनकी कालजयी रचनाएं
आज भी साहित्य प्रेमियों के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। कालिदास का दरबार में आगमन ऐसा था जैसे किसी भव्य उद्यान में सबसे सुंदर पुष्प खिल उठा हो। उनकी उपस्थिति से दरबार की बौद्धिक आभा कई गुना बढ़ जाती थी। उनकी प्रत्येक रचना ने उज्जयिनी के साहित्यिक कोश को समृद्ध किया और भारतीय संस्कृति को विश्व पटल पर स्थापित किया। कालिदास के साथ ही वहां आचार्य वराहमिहिर थे, जो ब्रह्मांड के रहस्यों को अपनी उंगलियों पर नचाते थे। वे खगोल विज्ञान, ज्योतिष और प्राकृतिक विज्ञान के प्रकांड पंडित थे। उनकी बृहत संहिता, पंच सिद्धांतिका और बृहत जातक जैसी रचनाएं उस काल के वैज्ञानिक ज्ञान का अद्भुत प्रतीक थीं। वराहमिहिर तारों की चाल से भविष्य का अनुमान लगाते, ग्रहों की स्थिति का विश्लेषण करते और मौसम के पैटर्न को पढ़कर किसानों और नाविकों को अमूल्य जानकारी प्रदान करते थे। वे एक ऐसे वैज्ञानिक थे जिनकी दूरदृष्टि ने उस युग को भी बहुत पीछे छोड़ दिया था। जब भी कोई खगोलीय घटना होती या कोई प्राकृतिक विपदा का संकेत मिलता, सम्राट सबसे पहले वराहमिहिर से ही परामर्श लेते थे। उनका शांत, गंभीर स्वभाव और तार्किक सोच दरबार के लिए एक अमूल्य धरोहर थी, जिसने अंधविश्वासों को दूर कर वैज्ञानिक चिंतन को बढ़ावा दिया। इन दो महान हस्तियों के अलावा नवरत्नों में शामिल थे धन्वंतरी, जो आयुर्वेद के झाता थे और जिनकी चिकित्सा पद्धति ने अनगिनत लोगों को जीवन दान दिया था। वे न केवल औषधियों के बारे में जानते थे, बल्कि रोगों के मूल कारणों को समझकर उनका निवारण भी करते थे। उनके योगदान से उज्जयिनी में स्वास्थ्य सेवाएं अपने चरम पर थीं। अमर सिंह, जिन्होंने अमरकोश नामक विश्व प्रसिद्ध शब्दकोश की रचना की, जो संस्कृत भाषा और साहित्य के लिए एक अमूल्य निधि बन गया। वे शब्दों के सागर थे और उनकी वाग्मिता अद्भुत थी। शंकु, जो वास्तुकला और मूर्तिकला के विशेषज्ञ थे और जिनकी सलाह पर उज्जयिनी में कई भव्य भवनों, मंदिरों और कलात्मक संरचनाओं का निर्माण हुआ था। उनकी इंजीनियरिंग और सौंदर्य बोध अद्वितीय था। क्षपणकमक, जो एक निपुण ज्योतिषी थे और भविष्य की गणनाओं में माहिर थे। वे ग्रह नक्षत्रों की स्थिति के आधार पर शुभ अशुभ का निर्धारण करते थे। घटकर, जो राजनीति और कूटनीति के आचार्य थे और सम्राट को राजकाज के गूढ़ विषयों पर सलाह देते थे। वे शत्रु राज्यों की चालों को भांप लेते थे। वेताल भट्टा वन, जो मंत्र तंत्र और जादूगरी के विशेषज्ञ थे और जिनका ज्ञान लोक कथाओं में प्रचलित हो गया। वे अपनी अलौकिक शक्तियों से जटिल समस्याएं सुलझाते थे। वररुचि, जो व्याकरण और भाषा विज्ञान के महान विद्वान थे। उन्होंने संस्कृत भाषा की बारीकियों पर गहन अध्ययन किया। इन नवरत्नों की उपस्थिति ने विक्रमादित्य के दरबार को एक असाधारण बौद्धिक केंद्र बना दिया था। यहाँ प्रतिदिन शास्त्रार्थ होते थे, नई खोजों पर चर्चाएं होती थीं और कला के नए आयाम गढ़े जाते थे। सम्राट स्वयं इन चर्चाओं में गहरी रुचि लेते थे। वे केवल सुनने वाले नहीं थे, बल्कि अपनी तीक्ष्ण बुद्धि से प्रश्न पूछते और विद्वानों को नई दिशाओं में सोचने के लिए प्रेरित करते थे। उनका दरबार सिर्फ सत्ता का केंद्र नहीं था, वह ज्ञान, नवाचार और रचनात्मकता का एक भव्य संगम था। उज्जयिनी की सुबहें नवरत्नों के ज्ञान प्रकाश से शुरू होती थीं। राजमहल के विशाल कक्षों में, जहां की दीवारों पर भव्य चित्र और नक्काशी की गई थी, विद्वान अपने शोध पत्र प्रस्तुत करते, कवि अपनी नई रचनाएं सुनाते और वैज्ञानिक अपने आविष्कारों का प्रदर्शन करते। सम्राट विक्रमादित्य अपनी शांत और गंभीर मुद्रा में एक एक बात को ध्यान से सुनते, समझते और फिर अपनी न्यायपूर्ण टिप्पणी देते थे। उनका दरबार भारतीय स्वर्ण युग की एक सच्ची झलक था, जहां हर व्यक्ति को अपनी प्रतिभा दिखाने और अपने ज्ञान को साझा करने का पूरा अवसर मिलता था। यह वह आधारशिला थी जिस पर विक्रमादित्य ने एक ऐसे साम्राज्य की इमारत खड़ी की जहां न्याय, ज्ञान और समृद्धि का कोई सानी नहीं था। उनकी दूरदृष्टि और नवरत्नों का असाधारण योगदान ही था जिसने उज्जयिनी को वास्तव में स्वर्णिम बना दिया था। उज्जयिनी में जीवन सुख, शांति और समृद्धि से भरपूर था। सम्राट विक्रमादित्य के न्यायपूर्ण शासन में प्रजा निश्चिंत थी, कलाएं फल फूल रही थीं, व्यापारिक मार्ग सुरक्षित थे और ज्ञान की ज्योति हर दिशा में फैल रही थी।
परंतु सुख के दिनों में भी कभी कभी अनपेक्षित चुनौतियां दस्तक दे देती हैं, और ऐसी ही एक चुनौती धीरे धीरे उज्जैनी के क्षितिज पर मंडराने लगी थी। यह समस्या दूर दराज के गांवों और व्यापारिक मार्गों से शुरू हुई। पहले यह केवल फुसफुसाहट थी, फिर अफवाहों में बदली और अंततः एक गंभीर चिंता का विषय बन गई। खबरें थीं कि उज्जैनी से कुछ दिनों की यात्रा पर स्थित एक महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्ग, जो घने जंगलों और पहाड़ी दर्रों से होकर गुजरता था, पर एक अजीबोगरीब बीमारी फैल रही थी। यह बीमारी न केवल मनुष्यों को प्रभावित कर रही थी, बल्कि पशुधन, विशेषकर घोड़ों और बैलों को भी अपनी चपेट में ले रही थी, जो व्यापार के लिए अत्यंत आवश्यक थे। शुरुआत में इसे मौसमी बुखार या साधारण रोग माना गया। वैद्य धन्वंतरी के शिष्यों को प्रभावित क्षेत्रों में भेजा गया और उन्होंने कुछ सामान्य उपचार भी दिए, परंतु समस्या कम होने के बजाय बढ़ने लगी। बीमारी के लक्षण अजीब थे। प्रभावित व्यक्तियों को अचानक तेज बुखार आता, उनकी त्वचा पर काले धब्बे पड़ने लगते और उन्हें भयंकर थकावट महसूस होती। कुछ ही दिनों में वे इतने कमजोर हो जाते कि उठना बैठना भी दूभर हो जाता। पशुओं में भी ऐसे ही लक्षण दिखाई देते और कई पशुओं की मृत्यु भी हो चुकी थी। जो बात इस बीमारी को और भी रहस्यमय बना रही थी, वह थी इसके फैलने का तरीका। यह न तो छुआछूत से फैलती प्रतीत होती थी, न ही दूषित भोजन या पानी से। यह केवल उन विशिष्ट मार्गों पर ही पाई जाती थी जहां से व्यापारी और यात्री गुजरते थे। गांव के भीतर रहने वाले लोग, जो उन मार्गों पर नहीं जाते थे, तुलनात्मक रूप से सुरक्षित थे। इस अनिश्चितता ने व्यापारियों के मन में भय पैदा कर दिया। वे उज्जैनी आने से कतराने लगे और दूर दराज के राज्यों से आने वाले कारवां भी रुकने लगे। व्यापारिक गति धीमी पड़ने लगी और उज्जैनी के बाजारों में एक अजीब सी खामोशी छाने लगी। सम्राट विक्रमादित्य तक यह खबर धीरे धीरे पहुंची। उन्होंने पहले इसे एक सामान्य स्वास्थ्य समस्या माना, लेकिन जब व्यापार पर इसका गहरा प्रभाव पड़ने लगा और प्रजा में चिंता बढ़ने लगी, तो उन्होंने इसकी गंभीरता को समझा। एक दिन जब दरबार लगा था, एक वृद्ध व्यापारी, जिसके चेहरे पर थकान और निराशा स्पष्ट दिख रही थी, ने सम्राट के सामने अपनी व्यथा रखी। महाराज, व्यापारी ने कांपते स्वर में कहा, हमने अपनी पूरी पूंजी लगाकर दूर के राज्यों से माल मंगाया था। अब उस मार्ग पर चंद्र ग्रहण की बीमारी का प्रकोप फैला है। हमारे घोड़े मर रहे हैं, हमारे सहायक बीमार पड़ रहे हैं और कोई भी उस मार्ग से गुजरने को तैयार नहीं। हमें लगता है यह दैवीय प्रकोप है, चंद्र ग्रहण के शाप का परिणाम। यदि ऐसा ही चलता रहा तो हम सभी कंगाल हो जाएंगे। चंद्र ग्रहण की बीमारी, यह शब्द सम्राट के कानों में खटक गया। उन्होंने अपने नवरत्नों की ओर देखा। वराहमिहिर के चेहरे पर हल्की सी चिंता की लकीर उभरी, जबकि कालिदास विचार मग्न लग रहे थे। सम्राट विक्रमादित्य ने तुरंत सभा को संबोधित किया। मेरे प्रिय व्यापारियों, मेरी प्रजा, आपकी चिंताएं मेरी चिंताएं हैं। मैं इस समस्या को गंभीरता से लेता हूं। इस चंद्र ग्रहण की बीमारी के पीछे का रहस्य अवश्य सुलझाया जाएगा। उन्होंने तुरंत नवरत्नों की एक विशेष सभा बुलाई। कक्ष में पहुंचते ही सम्राट ने अपनी बात रखी। नवरत्नों, आप सबने इस नई समस्या के बारे में सुना होगा। यह केवल स्वास्थ्य का मुद्दा नहीं है, बल्कि हमारे राज्य की अर्थव्यवस्था और प्रजा के मनोबल को प्रभावित कर रहा है। चंद्र ग्रहण की बीमारी की अफवाह ने लोगों में भय भर दिया है। मैं चाहता हूं कि आप सब अपने अपने ज्ञान और बुद्धि का प्रयोग करके इस रहस्य को सुलझाएं। सबसे पहले वैद्य धन्वंतरी आगे आए। महाराज, उन्होंने गंभीरता से कहा, मेरे शिष्यों ने प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया है। लक्षण अजीब हैं और किसी सामान्य रोग से मेल नहीं खाते। मरीजों के रक्त में कुछ ऐसे कण पाए गए हैं जो सामान्यतः नहीं दिखते। हमने उपचार के कई प्रयास किए, पर सफलता नहीं मिली। यह बीमारी किसी बाह्य प्रभाव से अधिक लगती है, शायद किसी विषाक्त पदार्थ के संपर्क में आने से, लेकिन वह क्या है, यह कहना कठिन है। इसके बाद सम्राट ने आचार्य वराहमिहिर की ओर देखा। आचार्य, व्यापारियों ने इसे चंद्र ग्रहण की बीमारी कहा है। क्या खगोलीय गणनाएं किसी ऐसे चंद्र ग्रहण का संकेत देती हैं जिसके ऐसे दुष्प्रभाव हो सकते हैं?
वराहमिहिर अपनी पोथियों और खगोलीय उपकरणों के साथ गहरे चिंतन में डूब गए। उन्होंने कई गणनाएं की, तारों और ग्रहों की स्थिति का अध्ययन किया। उनका चेहरा कभी गंभीर होता तो कभी किसी नई अंतर्दृष्टि से चमक उठता। कुछ देर बाद उन्होंने अपनी आंखें खोलीं। महाराज, वराहमिहिर ने अपनी शांत और तार्किक आवाज में कहा, मेरी गणनाएं इस बात की पुष्टि करती हैं कि लगभग 1 माह पूर्व, ठीक उसी समय जब बीमारी का पहला मामला सामने आया था, एक खंडग्रास चंद्र ग्रहण हुआ था। परंतु महाराज, यह एक सामान्य खगोलीय घटना है। चंद्र ग्रहण का सीधा प्रभाव मनुष्यों या पशुओं पर बीमारी के रूप में नहीं हो सकता। यह कोई दैवीय प्रकोप नहीं है। मेरी गणनाएं एक और चीज की ओर इशारा करती हैं। चंद्र ग्रहण के ठीक बाद एक विशेष प्रकार के उल्कापिंडों की बौछार हुई थी। यह बौछार असामान्य रूप से घनी थी और इसके कुछ अवशेष संभवतः हमारी धरती के वातावरण में प्रवेश कर गए थे, विशेषकर उन पहाड़ी और वन क्षेत्रों में जहां यह बीमारी फैली है। वराहमिहिर का यह रहस्योद्घाटन सभी के लिए चौंकाने वाला था। लोगों ने चंद्र ग्रहण को ही समस्या का मूल मान लिया था, पर वराहमिहिर ने एक पूरी तरह से नई और वैज्ञानिक दिशा दी थी। उल्कापिंड, यह एक ऐसी संभावना थी जिस पर किसी ने विचार नहीं किया था। अब बारी थी कवि कालिदास की। वे अब तक शांत बैठे सभी बातों को सुन रहे थे। उन्होंने इस समस्या को एक अलग दृष्टिकोण से देखा। महाराज, कालिदास ने शांत स्वर में कहा, कवि होने के नाते मैं केवल शब्दों की दुनिया नहीं, बल्कि मानव स्वभाव और लोक व्यवहार का भी अध्येता हूं। यह अफवाह, मुझे लगता है, सिर्फ बीमारी के बारे में नहीं है। यह भय, यह अज्ञानता कहीं किसी गहरी साजिश का परिणाम न हो। जब कोई ऐसी अज्ञात समस्या उत्पन्न होती है तो उसका लाभ उठाने वाले भी पीछे नहीं रहते। कालिदास की बात में एक गहरा अर्थ छिपा था। सम्राट विक्रमादित्य ने अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरा। वे जानते थे कि कालिदास की अंतर्दृष्टि अक्सर सतही जानकारी से परे होती थी। महाकवि, क्या आप कहना चाहते हैं कि इस बीमारी का उपयोग किसी अन्य उद्देश्य के लिए किया जा रहा है? सम्राट ने पूछा। संभवतः महाराज, कालिदास ने उत्तर दिया। इस भय का उपयोग व्यापारिक प्रतिद्वंद्विता या किसी अन्य दुर्भावनापूर्ण उद्देश्य के लिए किया जा सकता है। लोग डर में तर्क खो देते हैं और अफवाहें आग की तरह फैलती हैं। यह देखने लायक है कि यह बीमारी सिर्फ उन्हीं मार्गों पर क्यों फैल रही है जो हमारे प्रमुख व्यापारिक केंद्र को जोड़ते हैं, और उन क्षेत्रों में नहीं जहां से अन्य राज्यों के व्यापारी नहीं आते। कालिदास की इस बात ने सम्राट को सोचने पर मजबूर कर दिया। धन्वंतरि ने रोग के भौतिक पहलुओं पर ध्यान दिया था, वराहमिहिर ने खगोलीय और वैज्ञानिक संभावना पर प्रकाश डाला था, और अब कालिदास ने मानवीय चाल और संभावित षड्यंत्र की ओर इशारा किया था। विक्रमादित्य को समझ आ गया था कि यह समस्या जितनी दिख रही है उससे कहीं अधिक जटिल है। इसे सुलझाने के लिए न केवल वैज्ञानिक ज्ञान बल्कि कूटनीति और न्याय की भी आवश्यकता होगी। उज्जैनी के नवरत्नों की परीक्षा अब सचमुच शुरू होने वाली थी। सम्राट विक्रमादित्य ने नवरत्नों की बातों को गंभीरता से सुना। धन्वंतरि ने जहां बीमारी के लक्षणों और उसके अज्ञात स्रोत की बात की थी, वहीं वराहमिहिर ने खगोलीय घटना, विशेषकर उल्कापिंडों की बौछार को एक संभावित कड़ी के रूप में प्रस्तुत किया था। लेकिन कालिदास की अंतर्दृष्टि ने इस समस्या को एक नया आयाम दिया था। यह केवल एक प्राकृतिक आपदा नहीं, बल्कि एक मानवीय षड्यंत्र हो सकता था। सम्राट समझ गए थे कि इस पहेली को सुलझाने के लिए केवल वैज्ञानिक ज्ञान ही पर्याप्त नहीं होगा, बल्कि इसके पीछे छिपी दुर्भावना को भी उजागर करना होगा। विक्रमादित्य अपनी दूरदृष्टि के लिए प्रसिद्ध थे। उन्होंने तुरंत कार्रवाई करने का निश्चय किया। उन्होंने अपने सबसे विश्वस्त गुप्तचर प्रमुख आर्यदत्त को बुलवाया। आर्यदत्त, जो अपनी तीक्ष्ण बुद्धि, छिपकर सूचनाएं निकालने की क्षमता और वफादारी के लिए जाने जाते थे, तुरंत सम्राट के सामने उपस्थित हुए। आर्यदत्त, सम्राट ने गंभीर स्वर में कहा, उज्जैनी पर एक गहरा संकट मंडरा रहा है। दूर दराज के व्यापारिक मार्गों पर एक अजीबोगरीब बीमारी फैली है, जिसे लोग चंद्र ग्रहण की बीमारी कह रहे हैं। हमारे नवरत्नों ने इस पर गहन विचार किया है। वैद्य धन्वंतरि को इसके लक्षण ज्ञात नहीं,
और आचार्य वराहमिहिर ने चंद्र ग्रहण के बजाय उल्का पिंडों की बौछार को एक संभावित कारण बताया है। परंतु महाकवि कालिदास को इसमें किसी षड्यंत्र की बू आती है। आर्यदत्त ने अपनी भौहें चढ़ाईं। वे जानते थे कि कालिदास की बातें अक्सर गहरी होती थीं। महाराज, मेरा शरीर और बुद्धि आपकी सेवा के लिए तैयार हैं। क्या आदेश है? तुम तुरंत उन सभी व्यापारिक मार्गों पर गुप्त रूप से जाओ जहां यह बीमारी फैली है, सम्राट ने निर्देश दिया। वहां के लोगों से बात करो, व्यापारियों से मिलो और पता लगाओ कि यह बीमारी वास्तव में कैसे फैल रही है। क्या इसमें कोई पैटर्न है? क्या कोई विशेष समूह या व्यक्ति इस अफवाह को फैला रहा है? उन प्रतिस्पर्धी राज्यों के व्यापारियों पर विशेष नजर रखना जिनकी हमारे साथ व्यापारिक प्रतिद्वंद्विता है। मुझे हर छोटी से छोटी जानकारी चाहिए। आर्यदत्त ने सिर झुकाया और तुरंत अपने सबसे कुशल गुप्तचरों के साथ उस मिशन पर निकल पड़े। वे जानते थे कि सम्राट के हर शब्द का गहरा अर्थ होता है और यह कोई साधारण मामला नहीं था। इसी बीच सम्राट ने नवरत्नों को और अधिक गहन शोध करने का आदेश दिया। आचार्य वराहमिहिर, सम्राट ने कहा, आपको उन उल्का पिंडों के अवशेषों का पता लगाना होगा जो संभवतः हमारी भूमि पर गिरे हैं। उनकी संरचना का अध्ययन करें और पता लगाएं कि क्या उनमें कोई ऐसा तत्व है जो विषाक्त हो सकता है, विशेषकर जब वह हमारी धरती की किसी विशिष्ट मिट्टी या जल के संपर्क में आता हो। वराहमिहिर ने सहमति में सिर हिलाया। यह एक चुनौती भरा कार्य था क्योंकि उल्का पिंडों के अवशेष छोटे और बिखरे हुए हो सकते थे। उन्होंने तुरंत अपने शिष्यों को इकट्ठा किया और उन्हें उन मार्गों के आसपास के क्षेत्रों में उल्का पिंडों के टुकड़ों की खोज करने के लिए भेजा। वे स्वयं भी अपने उपकरणों और ज्योतिषीय ज्ञान का उपयोग करके उन संभावित स्थानों की गणना करने लगे जहां ऐसे अवशेषों के मिलने की संभावना अधिक थी। और वैद्य धन्वंतरी, सम्राट ने धन्वंतरी की ओर मुड़ते हुए कहा, आपको उन मरीजों के रक्त और उनके आसपास के वातावरण के नमूनों पर और अधिक सूक्ष्मता से शोध करना होगा। यदि वराहमिहिर को कोई विषाक्त तत्व मिलता है तो आपको तुरंत उसके प्रभाव को निष्क्रिय करने के लिए कोई औषधि या उपाय खोजना होगा। प्रजा का स्वास्थ्य हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। धन्वंतरी ने भी अपनी स्वीकृति दी। उन्होंने अपने औषधालय में एक विशेष प्रयोगशाला स्थापित की और अपने सबसे भरोसेमंद वैद्यों के साथ मिलकर प्रभावित लोगों के नमूने और उनके आसपास के पानी और मिट्टी के नमूने एकत्र करने शुरू किए। उनका उद्देश्य था कि बीमारी का मूल कारण पता लगाकर उसका प्रभावी उपचार खोजा जा सके। जबकि वैज्ञानिक और वैद्य अपने शोध में लगे थे, दरबार में बौद्धिक चर्चाएं जारी रहीं। कालिदास अक्सर वराहमिहिर और धन्वंतरी से उनके शोध की प्रगति के बारे में पूछते रहते। उनकी रुचि केवल साहित्य में नहीं बल्कि जीवन के हर पहलू में थी। उन्होंने समस्या के मानवीय और सामाजिक आयामों पर चिंतन किया। उन्हें यह बात अजीब लग रही थी कि यह अफवाह इतनी तेजी से कैसे फैल गई और चंद्र ग्रहण की बीमारी जैसे नाम के पीछे क्या मंशा हो सकती है। एक दिन कालिदास और वराहमिहिर दरबार के उद्यान में टहल रहे थे। आचार्य वराहमिहिर, कालिदास ने कहा, आपकी उल्का पिंडों की बात तर्क संगत लगती है, लेकिन क्या यह संभव है कि किसी ने इस प्राकृतिक घटना का लाभ उठाकर जानबूझकर भय फैलाया हो? क्या ऐसे पत्थर या खनिज हैं जो सामान्य परिस्थितियों में हानिरहित हों लेकिन किसी विशेष क्रिया द्वारा उन्हें विषाक्त बनाया जा सके? वराहमिहिर ने अपनी दाढ़ी सहलाते हुए कहा, महाकवि, प्रकृति में कई रहस्य छिपे हैं। कुछ खनिज ऐसे होते हैं जो निश्चित रासायनिक प्रतिक्रियाओं या उच्च तापमान के संपर्क में आने पर विषाक्त हो सकते हैं। उल्का पिंडों में पृथ्वी पर दुर्लभ तत्व हो सकते हैं। यदि कोई इन तत्वों के बारे में जानता हो और उन्हें जानबूझकर किसी विशिष्ट स्थान पर इस्तेमाल करे तो यह संभव है, लेकिन इसके लिए गहन ज्ञान और दुष्ट इरादे दोनों की आवश्यकता होगी। कालिदास ने सोचा, इसका अर्थ है कि यह केवल प्रकृति का खेल नहीं बल्कि किसी चतुर दिमाग का षड्यंत्र हो सकता है। कुछ दिनों बाद आर्यदत्त अपने गुप्तचरों के साथ वापस लौटे। उनके पास महत्वपूर्ण जानकारी थी, लेकिन उनका चेहरा चिंता से भरा था। उन्होंने सीधे सम्राट के निजी कक्ष में प्रवेश किया। महाराज, आर्यदत्त ने झुककर प्रणाम किया, मैंने उन मार्गों पर गहन जानकारी जुटाई है।
मेरी रिपोर्ट के कुछ बिंदु अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। सम्राट ने उन्हें बैठने का संकेत दिया। कहो आर्यदत्त, क्या जानकारी मिली है? महाराज, आर्यदत्त ने विवरण देना शुरू किया। पहली बात यह है कि बीमारी वाकई उन विशिष्ट मार्गों पर ही केंद्रित है जहां एक खास प्रकार की लालिमा लिए हुए मिट्टी पाई जाती है। दूसरी बात, और यह सबसे महत्वपूर्ण है, चंद्र ग्रहण की बीमारी की अफवाह को कुछ निश्चित व्यापारी समूह बढ़ा चढ़ाकर फैला रहे थे। ये व्यापारी, महाराज, हमारे पड़ोसी राज्य मयूरपुर के हैं, जिनकी हमारे साथ व्यापारिक प्रतिद्वंद्विता लंबे समय से चल रही है। उन्होंने यह अफवाह इतनी कुशलता से फैलाई है कि साधारण लोग इसे दैवीय प्रकोप मानकर डरे हुए हैं। मयूरपुर। सम्राट विक्रमादित्य के चेहरे पर गंभीरता छा गई। मयूरपुर एक शक्तिशाली राज्य था, जिसकी उज्जैनी के साथ आर्थिक प्रतिद्वंद्विता पुरानी थी। वे अक्सर व्यापारिक समझौतों में बाधा डालते रहते थे। और भी है महाराज, आर्यदत्त ने आगे कहा। कुछ ग्रामीणों ने बताया कि उन्होंने कुछ अज्ञात व्यक्तियों को उन प्रभावित मार्गों पर रात के समय कुछ चमकदार पत्थर फेंकते हुए देखा था। उन्होंने सोचा कि यह चंद्र ग्रहण के कारण कुछ अजीब वस्तुएं गिरी होंगी। यह सुनते ही सम्राट के माथे पर बल पड़ गए। चमकदार पत्थर, यह वराहमिहिर के उल्कापिंडों की बात से मेल खाता है। इसका अर्थ है कि मयूरपुर के व्यापारियों ने न केवल अफवाह फैलाई, बल्कि किसी तरह उन उल्कापिंडों या उनके जैसे तत्वों का उपयोग भी किया। आर्यदत्त ने सहमति में सिर हिलाया। महाराज, मुझे विश्वास है कि यह एक सुनियोजित षड्यंत्र है। मयूरपुर हमारा व्यापार रोकना चाहता है और उज्जयिनी को आर्थिक रूप से कमजोर करना चाहता है। उन्होंने अंधविश्वास और अज्ञानता का फायदा उठाया है। सम्राट विक्रमादित्य ने अपनी मुट्ठी भींच ली। यह केवल एक बीमारी नहीं, बल्कि एक युद्ध था जो आर्थिक मोर्चे पर लड़ा जा रहा था। उन्होंने नवरत्नों के ज्ञान और अपनी गुप्तचर प्रणाली की शक्ति को एक साथ लाने का निर्णय लिया। आर्यदत्त, तुम्हारी जानकारी अमूल्य है, सम्राट ने कहा। अब जब हमें दुश्मन का इरादा और उसका तरीका पता चल गया है, तो उसे पराजित करना आसान होगा। मैं तुरंत नवरत्नों की सभा बुलाता हूं। विक्रमादित्य ने अपनी प्रजा के भय को दूर करने और उज्जैनी के गौरव को पुनः स्थापित करने का दृढ़ संकल्प लिया था। वे जानते थे कि अब न्याय और ज्ञान का अंतिम प्रहार करने का समय आ गया है। इस समस्या का समाधान सिर्फ एक बीमारी का इलाज नहीं होगा, बल्कि एक षड्यंत्र का पर्दाफाश होगा और उज्जैनी के न्याय व ज्ञान का प्रतीक बनेगा। आर्यदत्त की रिपोर्ट ने सम्राट विक्रमादित्य के मन में चल रही पहेली के टुकड़ों को जोड़ दिया था। अब यह स्पष्ट था कि यह केवल एक बीमारी नहीं, बल्कि एक सुनियोजित षड्यंत्र था, जिसे पड़ोसी राज्य मयूरपुर के व्यापारियों ने उज्जयिनी की आर्थिक रीढ़ तोड़ने के लिए रचा था। उन्होंने अज्ञानता और अंधविश्वास का लाभ उठाया था, लेकिन अब ज्ञान और न्याय का समय आ गया था। सम्राट ने तुरंत नवरत्नों की एक आपातकालीन सभा बुलाई। कक्ष में पहुंचते ही उन्होंने बिना समय गंवाए आर्यदत्त की पूरी रिपोर्ट प्रस्तुत की। मयूरपुर के व्यापारियों द्वारा फैलाई जा रही अफवाहें, उन मार्गों पर चमकते पत्थरों को फेंकने वाले अज्ञात व्यक्ति और उन क्षेत्रों में पाई जाने वाली विशेष लालिमा लिए मिट्टी। नवरत्नों, सम्राट ने अपनी गंभीर आवाज में कहा, अब हमें दुश्मन की चाल स्पष्ट दिख रही है। आचार्य वराहमिहिर, आर्यदत्त की जानकारी आपकी उल्कापिंडों की परिकल्पना की पुष्टि करती है। क्या आप अब उन पत्थरों की प्रकृति और उनके विषाक्त प्रभाव को निश्चित रूप से पहचान सकते हैं? वराहमिहिर ने माथे पर से पसीना पोंछा। महाराज, यह जानकारी अत्यंत महत्वपूर्ण है। मेरे शिष्यों ने उन मार्गों के आसपास से कुछ ऐसे ही लालिमा लिए हुए पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़े एकत्र किए हैं। हमने पहले सोचा था कि ये उल्कापिंड के अवशेष हो सकते हैं, लेकिन आर्यदत्त की रिपोर्ट से अब यह स्पष्ट है कि इन्हें जानबूझकर फेंका गया है। अब जब हमें मिट्टी के प्रकार और पत्थर फेंकने वालों की जानकारी है, तो हम अपनी जांच को और केंद्रित कर सकते हैं। वराहमिहिर तुरंत अपनी प्रयोगशाला में लौट आए। उन्होंने पत्थरों के टुकड़ों और उस विशेष लाल मिट्टी के नमूनों पर गहन परीक्षण शुरू किए। उन्होंने धातुओं के उनके गुणों को समझने के लिए प्राचीन रसायन विज्ञान और खगोल विज्ञान के अपने गहन ज्ञान का उपयोग किया। कई घंटों के अथक परिश्रम के बाद
वराहमिहिर के चेहरे पर एक चमक आई। मिल गया महाराज। वराहमिहिर ने अगले दिन दरबार में घोषणा की, ये पत्थर सामान्य उल्का पिंड नहीं है। इनमें एक दुर्लभ धातु के अत्यंत सूक्ष्म कण मौजूद हैं जो पृथ्वी पर बहुत कम पाई जाती है, लेकिन कुछ विशिष्ट उल्का पिंडों में मिल सकती है। और जब यह धातु उस विशेष लाल मिट्टी के संपर्क में आती है जो उन व्यापारिक मार्गों पर प्रचुर मात्रा में है और वातावरण में नमी के साथ मिलती है, तो यह एक अदृश्य सूक्ष्म विषैली धूल उत्पन्न करती है। यही धूल हवा के माध्यम से सांस लेने पर मनुष्यों और पशुओं के शरीर में प्रवेश कर जाती है और चंद्र ग्रहण की बीमारी के लक्षण पैदा करती है। यह एक वैज्ञानिक सफलता थी। वराहमिहिर ने न केवल बीमारी के स्रोत को पहचान लिया था, बल्कि उसके पीछे के वैज्ञानिक कारण को भी उजागर कर दिया था। दरबार में उपस्थित सभी लोग आश्चर्यचकित थे। अब बारी थी वैद्य धन्वंतरि की। वैद्यराज, जब हमें विषाक्त तत्व का पता चल गया है, तो क्या इसका कोई उपचार संभव है? क्या हम इस विषैली धूल के प्रभाव को निष्क्रिय कर सकते हैं? सम्राट ने पूछा। धन्वंतरि ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, ज्ञान का प्रकाश ही अंधकार को दूर करता है। वराहमिहिर के निष्कर्षों ने मेरे शोध को सही दिशा दी। मैंने पिछले कुछ दिनों से उन मरीजों के रक्त और पानी के नमूनों पर भी काम किया है और मैंने उनमें इसी विषैली धातु के सूक्ष्म अंश पाए हैं। मैंने कई दुर्लभ जड़ी बूटियों पर प्रयोग किए हैं और मुझे एक ऐसा हर्बल मिश्रण मिल गया है जो इस विषैली धूल के प्रभाव को शरीर से बेअसर कर सकता है। यह मिश्रण पानी में मिलाकर प्रयोग किया जा सकता है और इसके कोई दुष्प्रभाव भी नहीं है। धन्वंतरि ने एक छोटे बर्तन में तैयार किए गए मिश्रण को दिखाते हुए कहा, यह एक बड़ी राहत थी। बीमारी का कारण और उसका इलाज दोनों मिल चुके थे, परंतु समस्या का मानवीय पहलू अभी भी बाकी था। कालिदास ने धन्वंतरि और वराहमिहिर को बधाई दी और फिर सम्राट की ओर मुखातिब हुए। महाराज, अब जब विज्ञान ने सत्य को उजागर कर दिया है, तो न्याय की बारी है। मयूरपुर के व्यापारियों ने न केवल हमारी प्रजा को बीमार किया, बल्कि अंधविश्वास फैलाकर हमारे व्यापार को भी नुकसान पहुंचाया। ऐसे अपराध को बिना दंड के नहीं छोड़ा जा सकता। सम्राट विक्रमादित्य ने अपनी मुट्ठी भींच ली। सही कहा महाकवि। न्याय केवल उपचार करने तक सीमित नहीं है, बल्कि अन्याय करने वालों को दंडित करने और भविष्य में ऐसे प्रयासों को रोकने तक भी है। अगले ही दिन सम्राट विक्रमादित्य ने उज्जैनी के मुख्य चौक में एक भव्य सार्वजनिक सभा का आयोजन करवाया। प्रजा, व्यापारी और पड़ोसी राज्यों के राजदूत भी वहां उपस्थित थे। सम्राट अपने न्याय के लिए प्रसिद्ध थे और हर कोई जानने को उत्सुक था कि इस रहस्यमय बीमारी का अंत कैसे होगा। सम्राट विक्रमादित्य सिंहासन पर विराजमान हुए। उनके एक ओर नवरत्न बैठे थे और दूसरी ओर उनके मुख्य अधिकारी। उन्होंने गंभीर और स्पष्ट स्वर में घोषणा की, मेरी प्रजा, उज्जैनी के सम्मानित नागरिकों, आप सब इस चंद्र ग्रहण की बीमारी से उत्पन्न भय और अनिश्चितता से अवगत हैं। कई लोगों ने इसे दैवीय प्रकोप माना, कई लोग डरे हुए थे, परंतु उज्जैनी में अज्ञानता और अंधविश्वास का कोई स्थान नहीं है। मेरे नवरत्नों के अथक प्रयास और गुप्तचरों की कुशलता से हमने इस रहस्य का पर्दाफाश कर दिया है। सम्राट ने सबसे पहले वराहमिहिर को मंच पर आमंत्रित किया। वराहमिहिर ने सहज भाषा में समझाया कि कैसे उल्का पिंड के कुछ विशेष अवशेष जब उन खास लाल मिट्टी के संपर्क में आए तो एक विषैली धूल का निर्माण हुआ। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह कोई दैवीय शाप नहीं, बल्कि एक प्राकृतिक रासायनिक प्रक्रिया थी। उन्होंने यह भी बताया कि कैसे इन पत्थरों को जानबूझकर उन व्यापारिक मार्गों पर फेंका गया था। इसके बाद धन्वंतरि ने मंच पर आकर अपना हर्बल मिश्रण दिखाया और समझाया कि यह कैसे काम करेगा। उन्होंने बताया कि यह मिश्रण पानी में मिलाकर पीने से शरीर से विषैले कण बाहर निकल जाएंगे और बीमारी ठीक हो जाएगी। उन्होंने तुरंत बड़े पैमाने पर इस मिश्रण को तैयार करने और प्रभावित क्षेत्रों में वितरित करने का आदेश दिया। फिर सम्राट ने अपने गुप्तचर प्रमुख आर्यदत्त को मंच पर बुलाया। आर्यदत्त ने सार्वजनिक रूप से मयूरपुर के उन व्यापारियों की साजिश का खुलासा किया जिन्होंने जानबूझकर यह अफवाह फैलाई और विषैले पत्थरों का उपयोग किया। उन्होंने सबूत भी पेश किए।
जिनमें पकड़े गए व्यापारियों के कबूलनामे और उनके षड्यंत्र के दस्तावेज शामिल थे। जनता पहले स्तब्ध रह गई, फिर उनमें क्रोध की लहर दौड़ गई। उन्होंने तालियों की गड़गड़ाहट और सम्राट विक्रमादित्य की जय हो के नारों के साथ न्याय की इस जीत का स्वागत किया। सम्राट विक्रमादित्य ने उन पकड़े गए मयूरपुर के व्यापारियों को सार्वजनिक रूप से दंडित किया। उन्होंने न केवल उन्हें उनके अपराधों के लिए कठोर दंड दिया, बल्कि मयूरपुर के राजा को एक कूटनीतिक संदेश भी भेजा, जिसमें भविष्य में ऐसी किसी भी शत्रुतापूर्ण कार्रवाई के गंभीर परिणामों की चेतावनी दी गई थी। उज्जैनी की सीमाओं पर सुरक्षा खड़ी कर दी गई और व्यापारिक मार्गों को साफ करने और धन्वंतरि के उपचार को व्यापक रूप से वितरित करने का कार्य शुरू हुआ। इस घटना ने सम्राट विक्रमादित्य के शासन को और भी मजबूत कर दिया। उनकी न्यायप्रियता, नवरत्नों के ज्ञान और उनकी दूरदृष्टि ने उज्जैनी को न केवल एक शक्तिशाली राज्य के रूप में स्थापित किया, बल्कि ज्ञान और नैतिकता के प्रतीक के रूप में भी। प्रजा का उन पर विश्वास और भी गहरा हो गया था। उज्जैनी में ज्ञान और कला की धाराएं पहले से भी अधिक वेग से बहने लगीं। दरबार में नवरत्नों के बीच अब पहले से भी अधिक गहरे और सार्थक शास्त्रार्थ होते थे। कालिदास इस घटना से बहुत प्रेरित हुए। उन्होंने इस पूरे प्रकरण को अपनी नई रचनाओं में ढालना शुरू किया, जिसमें अंधविश्वास पर ज्ञान की विजय और षड्यंत्र पर न्याय की जीत का गुणगान था। उनकी कविताओं और नाटकों में मानवीय धैर्य, वैज्ञानिक तर्क और नैतिक बल की महिमा का वर्णन किया गया। एक शाम दरबार में उन्होंने अपनी नई कविता का एक अंश पढ़ा। तमसाच्छादितं यदा लोकम विज्ञानदीप प्रकाशयति, षड्यंत्र जालम यदा विस्तीर्णम न्यायम खड्गम प्रहरति। जब लोक अंधकार से ढंक जाता है, विज्ञान का दीपक प्रकाश करता है। जब षड्यंत्र का जाल बिछता है, न्याय की तलवार प्रहार करती है। कालिदास के शब्दों में इतनी शक्ति थी कि पूरा दरबार मंत्रमुग्ध हो गया। उनके साहित्यिक योगदान ने उज्जैनी को भारत की साहित्यिक राजधानी बना दिया। वराहमिहिर ने इस घटना के बाद अपने खगोलीय और भूगर्भीय शोध को और आगे बढ़ाया। उन्होंने विभिन्न प्रकार की मिट्टियों और खनिजों पर उनके प्रभावों का अध्ययन किया और अपने ज्ञान को बृहत संहिता में और समृद्ध किया। उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि भविष्य में ऐसी किसी भी प्राकृतिक या कृत्रिम विषाक्तता से निपटने के लिए उज्जैनी तैयार रहे। उनके योगदान ने विज्ञान के क्षेत्र में एक नई क्रांति ला दी थी। धन्वंतरि ने अपने चिकित्सा ज्ञान को और गहरा किया। उन्होंने न केवल रोगों का उपचार किया, बल्कि स्वस्थ जीवन शैली और निवारक चिकित्सा पर भी बल दिया। उज्जैनी में कई नए औषधालय खोले गए, जहां सभी को निःशुल्क चिकित्सा सहायता प्रदान की जाती थी। उनके प्रयासों से प्रजा का स्वास्थ्य और जीवन स्तर बेहतर हुआ। नवरत्नों में से प्रत्येक, चाहे वह अमर सिंह का शब्दों का ज्ञान हो, शंकु की वास्तुकला हो या घटकर पर की कूटनीति, सभी ने सम्राट विक्रमादित्य के स्वप्न को साकार करने में अपना योगदान दिया। उज्जैनी केवल एक सुंदर शहर नहीं था, यह एक ऐसा स्थान था जहां ज्ञान की पूजा की जाती थी, जहां कलाओं को पोषण मिलता था और जहां हर व्यक्ति को अपनी क्षमता के अनुसार आगे बढ़ने का अवसर मिलता था। विक्रमादित्य के शासनकाल में धर्म केवल धार्मिक अनुष्ठानों तक सीमित नहीं था, यह जीवन जीने का एक तरीका था, एक नैतिक संहिता थी। सम्राट स्वयं धर्म के मार्ग पर चलते थे, जिसका अर्थ था सही और न्यायपूर्ण कार्य करना, प्रजा का कल्याण सर्वोपरि रखना और सत्य के पथ पर चलना। उन्होंने धार्मिक सहिष्णुता को बढ़ावा दिया, जिससे विभिन्न मतों और संप्रदायों के लोग सद्भाव से रह सकें। ज्ञान को सर्वोच्च धन माना जाता था। गुरुकुल और विश्वविद्यालय फले फूले। दूर दूर से छात्र उज्जैनी में ज्ञान प्राप्त करने आते थे। नवरत्न केवल अपने क्षेत्र के विशेषज्ञ नहीं थे, बल्कि वे ज्ञान के प्रसार के लिए भी प्रतिबद्ध थे। उन्होंने अपने शिष्यों को पढ़ाया और नई पीढ़ियों को ज्ञान की विरासत सौंपी, और इस धर्म और ज्ञान के परिणाम स्वरूप ही समृद्धि आई। जब लोग सुरक्षित और स्वस्थ थे, जब व्यापार के मार्ग खुले और सुरक्षित थे, और जब न्याय का बोलबाला था, तो स्वाभाविक रूप से आर्थिक खुशहाली आई। उज्जैनी के खजाने भरे हुए थे और उस धन का उपयोग
प्रजा के कल्याण और राज्य के विकास के लिए किया जाता था। नए भवन बने, सड़कें सुधारी गईं और सिंचाई की नई प्रणालियां विकसित हुईं, जिससे कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई। विक्रमादित्य के दरबार में प्रतिदिन होने वाले शास्त्रार्थ और कलात्मक प्रदर्शन सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं थे, वे विचारों के आदान प्रदान, नई खोजों की प्रेरणा और सभ्यता के विकास का माध्यम थे। यहाँ हर तर्क का सम्मान किया जाता था और हर नई अवधारणा को खुले मन से स्वीकार किया जाता था। यह एक ऐसा समाज था जहाँ तर्क और आस्था एक साथ सह अस्तित्व में थीं, जहाँ वैज्ञानिक प्रगति और आध्यात्मिक उत्थान दोनों को समान महत्व दिया जाता था। सम्राट विक्रमादित्य और उनके नवरत्न, कालिदास की कविता, वराहमिहिर का विज्ञान, धन्वंतरि की चिकित्सा और अमर सिंह का ज्ञान, इन सभी ने मिलकर भारतीय इतिहास में एक ऐसा अध्याय लिखा जिसे भारतीय स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है। यह युग केवल भौतिक समृद्धि का नहीं था, बल्कि बौद्धिक, सांस्कृतिक और नैतिक उत्कृष्टता का भी था। यह एक ऐसा समय था जब भारत ने विश्व को ज्ञान, कला और सभ्यता के क्षेत्र में मार्गदर्शन दिया। उनकी कहानियां, उनकी उपलब्धियां आज भी हमें यह सिखाती हैं कि कैसे एक दूरदर्शी नेता अपने ज्ञानवान साथियों के साथ मिलकर किसी भी चुनौती का सामना कर सकता है। यह गाथा हमें प्रेरित करती है कि कैसे ज्ञान, न्याय और धर्म के मार्ग पर चलकर एक ऐसे समाज का निर्माण किया जा सकता है जहां सभी के लिए खुशहाली, सुरक्षा और उन्नति के द्वार खुले हों। उज्जैनी का वह स्वर्णिम काल आज भी भारतीय गौरव का प्रतीक है और विक्रमादित्य तथा उनके नवरत्नों की विरासत हमेशा अमर रहेगी। यह कहानी आपको कैसी लगी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे द इंस्पायर स्टोरी हिंदी YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियोस मिस ना हो। मिलते हैं अगली वीडियो में।